हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ ज्ञान। तो आज जो हम जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपने देखा था, अगर आप नहीं देखे तो आप पिछले वीडियो में हमने जो है प्रीलिम्स को डील किया था कि प्रीलिम्स एग्जाम का जो प्रीलिम्स पेपर 1 और सीसेट एप्टीट्यूड जो एग्जाम पेपर है वो कैसा होता है, उसका सिलेबस क्या है, पिछले साल 10 सालों में कितने मार्क्स आए हैं अलग अलग, उसके जो टॉपिक्स हैं बेसिकली अगर हम कहें कि करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, एप्टीट्यूड में कितने कितने किस टॉपिक से कितने सवाल आए हैं, तो ट्रेंड एनालिसिस भी हमने किया था और क्या क्या सिलेबस है डिटेल में हमने उसको देखा था। आज के वीडियो में हम जो सेकंड स्टेज है आपका यूपीएससी का मेंस जो पेपर होता है आपका सिविल सर्विस मेंस जो एग्जाम होता है उसमें जनरल स्टडीज और ऐसे का हमारा फोकस रहेगा, साथ ही साथ जो इंग्लिश और कंपलसरी आपका बेसिकली रीजनल लैंग्वेज जो पेपर है उसको भी हम देखेंगे। तो मोटा मोटी एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, कितने कितने मार्क्स होते हैं, सिलेबस क्या है हर एक पेपर का, ट्रेंड एनालिसिस हम देखेंगे जनरल स्टडीज के पिछले 10 सालों में कैसे कैसे सवाल आए हैं, किस किस टॉपिक से बेसिकली जनरल स्टडीज के पेपर में, और कुछ नोट्स आपके लिए एग्जाम को लेकर के। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। आपका जो बेसिकली अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं या आपने प्रिपरेशन अभी ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया है और मेंस एग्जाम से आप जानते नहीं पैटर्न को, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको जो एग्जाम का पैटर्न जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस एग्जाम को समझना सबसे पहले आपके लिए जरूरी है। तो इस वीडियो में हम उसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको वीडियो आने की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो बेसिकली दो टाइप ऑफ पेपर होते हैं मेंस में, अगर हम कहें दो टाइप ऑफ पेपर मैं कर रहा हूँ, दो पेपर नहीं दो तरह के पेपर होते हैं। एक होता है क्वालिफाइंग नेचर का, जैसे कि हमने प्रीलिम्स में देखा था पेपर 2 जो वहां पे क्या था, क्वालिफाइंग पेपर था, क्वालिफाइंग था आपका, जिसे हम सीसेट भी कहते हैं। उसी तरह यहाँ पे भी दो तरह के पेपर हैं, कुछ पेपर जो है वो क्वालिफाइंग है और बाकी जो है मेरिट पर्पज के लिए, मतलब उनके मार्क्स जो है आपके काउंट होंगे, आपका जो रिजल्ट जो बनेगा, जो रैंकिंग होगी उसमें। तो सॉरी फर्स्ट पेपर विल कंसिस्ट ऑफ टू लैंग्वेज एग्जाम। तो पहला जो पेपर है आपका वैसे एक तरह का जो टाइप ऑफ पेपर हमने कहा, तो उसमें दो लैंग्वेज पेपर होते हैं, एक इंग्लिश लैंग्वेज पेपर और दूसरा जो है कैंडिडेट का चॉइस होता है कि आप किसको लिखते हैं। ज्यादातर लोग क्योंकि जो नॉर्थ इंडियन बेसिकली वो हिंदी भाषी जो होते हैं तो हिंदी लैंग्वेज का पेपर रखते हैं। सेकंड टाइप ऑफ पेपर, जो सेकंड टाइप हमने देखा जिसका कि मार्क्स काउंट होगा आपका, जिसके बेसिस आपकी रैंकिंग डिसाइड होगी, उसमें तकरीबन 7 पेपर टोटल होते हैं। तो आइए इसको हम देखते हैं कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। तो पेपर ए जो है आपका है, पेपर 1 का पेपर ए जो है वो इंडियन वन ऑफ द इंडियन लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना होता है आपके चॉइस के बेसिकली, जो 8th कॉन्स्टिट्यूशन में है, 8th शेड्यूल में सॉरी है, तो उसको आपको सेलेक्ट करना होगा। पेपर 2 जो इंग्लिश कंपलसरी है आपका। तो ये जो दो पेपर है आपका, ये 300 मार्क्स के होते हैं और 3-3 घंटे के भी पेपर होते हैं। तो इसमें बेसिकली क्वालिफाइंग, जैसे हमने कहा कि मतलब कि आपको इसको क्वालिफाई करना है, जो भी मिनिमम मार्क्स है उसको आपको पार करना है। मार्क्स जो इसमें आप कितने भी लेके आ गए, 300 में 300 भी ले आएंगे आप, तो मार्क्स जो आपका फाइनल में जुड़ेगा नहीं, काउंट नहीं होगा। अब बात करते हैं जो मेरिट पर्पज के लिए जो मार्क्स पेपर कौन कौन से है। ऐसे पेपर पहला जो 250 नंबर का है। जनरल स्टडीज के 4 पेपर होते हैं, पेपर 2 से पेपर 5। जनरल स्टडीज 1 हो गया जिसमें कि हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो है आपका। पेपर 2 जिसमें पॉलिटी बेसिकली कहा जाता है, पॉलिटी इंटरनेशनल रिलेशंस है। पेपर 3 जिसमें इकोनॉमिक्स है बेसिकली, सिक्योरिटी है, और एग्रीकल्चर आपका हो गया, इन्वायरमेंट हो गया। और पेपर 4 एथिक्स जो पेपर है आपका। सारे पेपर जो 250 नंबर के होते हैं और 3-3 घंटे के होते हैं। इसको हम एक एक करके सिलेबस जो है इनका डिस्कस करेंगे आगे। इसके अलावा ऑप्शनल पेपर जो आपका होता है, उसके बाद 2 ऑप्शनल पेपर होता है, मतलब सब्जेक्ट एक ही है आपका, उस सब्जेक्ट में 2 पेपर होते हैं। जैसे कि आपने मान लीजिए सोशोलॉजी ले लिया आपने, तो सोशोलॉजी के ही 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। उसका सिलेबस उसी तरह से डिफाइंड है। हम ऑप्शनल का अभी सिलेबस यहाँ नहीं देखेंगे क्योंकि ऑप्शनल बहुत सारे ऑप्शनल होते हैं, उसका सबका सिलेबस देख पाना यहाँ पर मुमकिन नहीं है। तो हम यहाँ पर बेसिकली इस वीडियो में जो है जनरल स्टडीज और ऐसे को एनालिसिस करेंगे, और साथ ही साथ जो इंग्लिश और आपका जो लैंग्वेज पेपर है, इंडियन लैंग्वेज पेपर, उसको भी हम देखें डिटेल में, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है फ्रेंड्स, आपको इसमें गौर करने की बात है कि बहुत बार जो लोग इंग्लिश और जो बेसिकली इंडियन लैंग्वेज पेपर है उसमें फेल कर जाते हैं, और जबकि बाकी पेपर उनका अच्छा जाता है तो वो बेसिकली क्वालिफाई में नहीं आते, उनका मार्क्स ही नहीं जुटता है। तो इसीलिए आपको उसको नजरअंदाज नहीं करना, आपको लैंग्वेज पेपर को, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सोशोलॉजी से मैंने कहा कि पेपर बेसिकली ऑप्शनल का आपका 2 पेपर होगा, वो भी 250 नंबर के होंगे, तो टोटल आपका 1750 नंबर्स के मेंस आपका हो गया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट जो कुछ पॉइंट्स मैं बता दूं यहाँ पर। तो ऑल द पेपर्स आर मेरिट एक्सेप्ट लैंग्वेज, जैसे मैंने कहा लैंग्वेज पेपर, पेपर ए और बी क्वालिफाइंग है। सारे पेपर डिस्क्रिप्टिव होते हैं। आपको जो बेसिकली बुकलेट सिस्टम है,
कुछ सालों से बुकलेट सिस्टम लागू है। बुकलेट सिस्टम क्या होता है, आपको जो है क्वेश्चन यहाँ दे, जो आपको पूरे बुक मिलेगी एक तरह से, उसमें क्वेश्चन लिखा रहेगा, उसके साथ स्पेस दिया रहेगा। तो इस स्पेस में ही आपको आंसर लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का फिर रहेगा, आपको उसके नीचे फिर स्पेस दिया रहेगा। इसी स्पेस में आपको, स्पेस काफ़ी रहता है, उसमें आपको कमी नहीं पड़ेगी। तो उस स्पेस के अंदर जो आपको आंसर लिखना है। पहले क्या होता था, एक आपको जैसे नॉर्मल एग्जाम में होते हैं, एक आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया गया, उसके अलावा एक आपको ब्लैंक जो है बुक दे दी गई, नोटबुक दे दी गई, उसमें आपको आंसर लिखना है। एक्स्ट्रा पेज चाहिए, आपने एक्स्ट्रा पेज लिया, उसके साथ बाद में अटैच करके सबमिट कर दिया। ये चीज़ बंद हो गई है। अब जो है आपको इस स्पेस के अंदर में ही आपको आंसर को लिखना है, चाहे वो कोई भी पेपर हो, ऑप्शनल पेपर भी हो, और या फिर जनरल स्टडीज का पेपर हो, या फिर एसे का पेपर हो। और कैंडिडेट नीड टू स्कोर मिनिमम 25% ऑफ मार्क्स इन ऑल पेपर्स 1 to 7 टू बी गिवन वेटेज इन द एग्जाम। तो सारे पेपर्स में आपको, इंक्लूडिंग मेरिट वाले पेपर में, जो जितने पेपर आपके मेरिट वाले की बात हो रही है यहाँ पर, उसमें आपको मिनिमम 25% मार्क्स लाना है, तभी जो उसका मार्क्स जो है आपको काउंट होगा। अगर आप उससे कम लाते हैं तो वहीं पे आप डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे, वेटेज आपका नहीं होगा। पेपर ए, जो पेपर ए आपका है, बेसिकली जो इंडियन लैंग्वेज पेपर है, वो कंपलसरी नहीं है। जो कैंडिडेट स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम के आते हैं, एज वेल एज कैंडिडेट विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट, प्रोवाइडेड दे कैन प्रूव दैट दे हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सच सेकंड और थर्ड लैंग्वेज कोर्सेज बाय द कंसर्न बोर्ड और यूनिवर्सिटीज। तो इन लोगों के लिए बेसिकली वो आपका नोटिफिकेशन में रहता है। इन लोगों के लिए इंडियन लैंग्वेज पेपर नहीं है, बट मोस्टली लोगों के लिए जो है वो हिंदी चूज करते हैं इंडियन लैंग्वेज के पेपर में, जिनका क्योंकि भाषा जो है वो समझते हैं, जिन्होंने स्कूल में मतलब कि जो पढ़ाई की है आपने स्कूल और कॉलेजेस में, तो वो हिंदी समझते हैं, तो हिंदी की भाषा को वो चूज करते हैं। कवर्स एनी ऑफ द लैंग्वेज, जैसे हमने कहा 8 शेड्यूल का लैंग्वेज उसमें रहता है, आप उसमें से कोई भी आप चूज कर सकते हैं। आपको एग्जाम के फॉर्म भरते समय ही, जब आप फॉर्म भरते हैं शुरू में, उस समय आपको बताना होता है। जिस तरह प्रीलिम्स में है, उसी तरह मेंस में भी जो है सारे पेपर बाइलिंगुअल होंगे, दोनों हिंदी और इंग्लिश में वो पेपर रहेगा, एक्सेप्ट फॉर लैंग्वेज पेपर। लैंग्वेज पेपर में ऑब्वियस सी बात है, उस लैंग्वेज का ही वो पेपर रहेगा। बाकी सारे पेपर जो है उसमें 2 भाषा में सवाल को दिया जाएगा। लैंग्वेज पेपर की बात करते हैं शुरू से अब। तो दोनों पेपर जो है क्वालिफाइंग नेचर के, जैसे हमने कहा, इफ दे should not be comparison if they fail to score below 25% either of them, their remaining answer sheet won't be evaluated। जैसे मैंने कहा कि बहुत बार लोग इसको नजरअंदाज कर देते हैं, इस लैंग्वेज पेपर को, कुछ नहीं है भाई इसमें। और बहुत बार ये हुआ है कि लोग जो है इस पेपर में फेल कर जाते हैं, जिससे उनका जो बाकी जो उन्होंने पेपर भी दिया है, अगर वो अच्छा भी गया एग्जाम, तो आपकी एग्जाम आप कुछ नहीं कर सकते, आपका पेपर ही चेक नहीं होगा, आपके मार्क्स नहीं आएंगे। इसको आपको पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं करना है, कुछ आपको प्रिपरेशन करके जाना चाहिए। एटलीस्ट जो है पिछले साल का आपको जो पेपर जो है उसको आप जरूर देख करके जाए। ये दोनों पेपर में पैटर्न एक समान का रहता है, बेसिकली सिमिलर पैटर्न रहते हैं। तो उसमें क्या रहता है, एक ऐसे क्वेश्चन रहता है 100 मार्क्स का, आपको जो बेसिकली एक ऐसे एक टॉपिक पे लिखना रहेगा, जो 3-4 टॉपिक दिए रहेंगे। तो छोटा ऐसे रहता है, ज़्यादा बड़ा ऐसे नहीं रहता है। रीडिंग कंप्रीहेंशन, जैसे कंप्रीहेंशन हम प्रीलिम्स में देखा, कुछ कंप्रीहेंशन रहेगा, और उसके बेसिस पर कुछ 5-6 सवाल जो आपको आंसर कर रहे बनेंगे 60 नंबर के। प्रिसाइज राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग क्या होता है, आपको बेसिकली एक लैंग्वेज में एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा। मान लीजिए आपका बड़ा पैराग्राफ रहेगा, उसको आपको शॉर्ट करके, मतलब इसको मान लीजिए 100 वर्ड में है, इसको आपको कम करके एक 1/3 ऑफ वर्ड्स में आपको कम से कम इसको लिखना होगा। उसके लिए एक अलग से सीट रहती है, ग्रिड बना रहता है उसमें, ऐसे करके एक ग्रिड में आप एक वर्ड को घुसा सकते हैं, सिर्फ एक वर्ड आपको लिखना है। इस तरह से आपको जो बेसिकली इसको वर्ड काउंट बताया रहेगा यहाँ पर, उसको 1/3 में उसको कंसाइज करके यहाँ पर आपको ग्रिड में लिखना होगा। ये प्रिसाइज राइटिंग होता है। उसके अलावा ट्रांसलेशन 2 होता है आपका, इंग्लिश से जो आपने लैंग्वेज चूज किया वो, और जो चूजन लैंग्वेज है उससे इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए। उसके अलावा ग्रामर और बेसिक लैंग्वेज यूज है, जैसे सिनोनिम, सेंटेंस करेक्शन, ये सब रहते हैं 40 मार्क्स के। तो ये मोटा मोटा एग्जाम का पैटर्न रहता है। तो इसको आप बेसिकली बहुत बार जो है कठिन हो जाता है आपका हिंदी पेपर भी और इंग्लिश पेपर भी, तो उसको आप प्रीवियस ईयर पेपर जा करके, अगर आपको उतनी स्ट्रांग नहीं है लैंग्वेज आपको, तो आप उसको जरूर पढ़ें, और उसके बाद आप उसको तैयारी जरूर थोड़ा सा आपको करके जाना चाहिए। एससी की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट मार्क्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये आपका। तो कुछ सिलेबस नहीं है इसका, बस इन्होंने लिखा है कि कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू कीप क्लोजली टू द सब्जेक्ट ऑफ द एसे, टू अरेंज देयर आइडियाज इन ऑर्डरली फैशन एंड टू राइट कंसाइजली। क्रेडिट विल बी गिवन टू इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। तो इसमें कुछ सिलेबस नहीं, ऑब्वियसली बात, ऐसे में क्या सिलेबस वो देंगे। तो उसमें जो बेसिकली टॉपिक जो है आपको क्लियर वे में अपना आइडिया को रखना है, एक मैनर में, कि कैसे ऐसे जो शुरुआत होती है, आपको इंट्रोडक्शन होना चाहिए, बीच में आपका बॉडी लिखना है उसका, फिर लास्ट में आकर आपको जो उसको एक कंक्लूड टाइप का करना है। तो एक लंबा जो ऐसे है
उसको आपको उस फैशन में रखना है, आइडियाज़ को आप अच्छे से रख पाएगा, एग्जैक्टली बता पाएगा, उसको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। पहले एक ऐसे आता था, बाद में इसको पैटर्न चेंज करके 2 ऐसे कर दिया गया। अब 2 ऐसे आते हैं, टोटल मार्क्स जो आपको 250 नंबर के टोटल हो गया, यानी 125 के एक से आपके हो गए। तो ये ऐसे जो बेसिकली 2 पार्ट में क्वेश्चन हमने कहा 2 ऐसे होता है, तो पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड हो गया। दोनों में 4-4 टॉपिक दिए जाते हैं। 4 में से एक टॉपिक आपको चूज करना है और उसके ऊपर में आंसर लिखना है। मतलब टोटल 8 टॉपिक हो गया, और 4 इस पेपर ए में पार्ट ए में जो 4 टॉपिक है उसमें से एक आपको चूज करके ऐसे लिखना है। पेपर बी में भी 4 टॉपिक है, उसमें से एक टॉपिक आप अपने पसंद का ले लीजिए और उसके ऊपर ऐसे लिख डालिए। तो जनरली जो है, अगर हम टॉपिक की बात करें, ऐसे में जो 4 ये टॉपिक आते हैं 4-4, तो ये बेसिकली जो है तकरीबन 2 ब्रॉड कैटेगरी से आते हैं। एक हो गया फिलोसॉफिकल या सोशियोलॉजिकल टाइप का टॉपिक रहता है, दूसरा जनरल स्टडीज से रिलेटेड। जनरल स्टडीज मतलब कि आप कह सकते हैं कल्चर हो सकता है, सोशल जस्टिस के टॉपिक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक हो सकता है, मीडिया हो सकता है, ऐसे कुछ भी हो सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग जो बेसिकली फिलोसफी ऑप्शन है, तो वो उनके लिए दोनों पे टॉपिक भी आसान है, और बाकी जनरल स्टडीज का टॉपिक बेसिकली ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं उसको लिखना, उसको समझना, क्योंकि वो अगर उससे ज़्यादा उससे फेमिलियर है या उनके ऑप्शन से जुड़ा हुआ कोई टॉपिक आ जाता है अगर लकीली, तो आप उसको लिखते हैं। तो ये ज़्यादातर लोगों की प्रेफरेंस रहती है। अब हम मूव करते हैं जनरल स्टडीज की तरफ। जनरल स्टडीज पेपर 1, मतलब जो आपका पेपर 2 कह सकते हैं मेंस का, जनरल स्टडीज का पेपर 1 से लेकर 4 तक हम इसको देखेंगे। पहला पेपर का जो नाम है आपका, वो इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी। तो इससे आप समझ सकते हैं इसमें बेसिकली क्या पार्ट है, आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और सोशियोलॉजी का पार्ट है। तो थोड़ा सा देखते हैं इसको आगे करके। आर्ट एंड कल्चर का बात करें तो आर्ट एंड कल्चर जैसे कि आपका हो गया हिस्टोरिकल, आपका आर्ट हो गया, जैसे कि आर्ट फॉर्म्स, पेंटिंग हो गया, डांस हो गया, म्यूजिक, पपेट्री, कुछ भी हो सकता है, लिटरेचर हो गया आपके, आर्किटेक्चर काफी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है आपका, एंशिएंट आर्किटेक्चर हो या मॉडर्न आर्किटेक्चर हो, टेम्पल आर्किटेक्चर हो, कैसा भी आर्किटेक्चर हो सकता है, इसके बारे में सवाल पूछे जाते हैं। इसके बुक्स जो है हम आगे के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, अभी हम सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री को बेसिकली आपका एक तो मॉडर्न हिस्ट्री होगी, फ्रीडम स्ट्रगल जो हमारा है, पोस्ट इंडिपेंडेंस से पूछा जाता है, और हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पूछा जाता है आपका। मॉडर्न हिस्ट्री, इसमें सोशल कल्चर फॉर्म मूवमेंट भी आ गया, उसके बाद फ्रीडम स्ट्रगल जो आपने शायद पढ़ा भी होगा, ज़्यादातर लोग बिपिन चंद्र जो पढ़ते हैं। तो 1857 से स्टार्ट होकर के पार्टीशन तक, इंडिपेंडेंस तक जितने भी इवेंट्स हुए हैं, कुछ भी आपसे पूछा सकता है। बहुत बार इवेंट रिलेटेड नहीं आता है, जनरल टॉपिक्स भी आते हैं सवाल फ्रीडम स्ट्रगल के, तो उसको भी आपको देखना होगा। बेसिकली आपको जो क्रक्स जो समझना है फ्रीडम स्ट्रगल का, एक एक जो मूवमेंट हुआ है उसके पीछे का आइडियाज आपको समझना होगा। सिर्फ मूवमेंट पढ़ने से नहीं होगा कि भाई इस डेट को स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट डेट आपने पढ़ लिया, डेट्स पढ़ लिए, तो उससे आपका कुछ फायदा नहीं होने वाला। आपको जब मूवमेंट के क्रक्स को समझना होगा, कैसे मूवमेंट हमारा फ्लो में कैसे चला है, किस मूवमेंट का क्या इंपॉर्टेंस था, किस मूवमेंट से हमें क्या हासिल हुआ है। पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें, कंसोलिडेशन जो होता है पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद, एक तो कंसोलिडेशन जो हुआ, रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, उसके बाद जो भी कुछ हुआ, फॉरेन पॉलिसी अगर हम कह ले आपको, नॉन अलाइन मूवमेंट हुआ, वार्स हुए, इकोनॉमी जो है, ग्रीन रिवोल्यूशन, कुछ कुछ जो हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट हुआ, प्लानिंग जो हुई आपकी, पॉलिटिक्स जो कैसा था, रीजनल पार्टीज, कोलिशन पॉलिटिक्स, सबको आपको पॉपुलर मूवमेंट्स जो भी है, तो कुछ भी बेसिकली इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो पूछा जा सकता है, कुछ भी इसमें से। पोस्ट इंडिपेंडेंस ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आज के अगर हम देखें सवाल से भी काफ़ी पूछे जाते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री है, इससे ज़्यादा सवाल ज़्यादातर नहीं पूछे जाते हैं, कम ही सवाल आते हैं, एक सवाल बेसिकली जनरली आता है, इन जनरल मैं बोल रहा हूँ, कभी कभी हो सकता है चेंज भी हो जाए। तो ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से स्टार्ट होकर के आपका जो है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी आप कर सकते हैं, पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2, कोल्ड वॉर, ये सब सारा कुछ जो है आपका, ये सब कुछ इसमें आता है। तो इंपॉर्टेंट इवेंट्स आपको देखने की जरूरत है। और या फिर बहुत बार क्या होता है कि रिसेंटली इन द न्यूज़ में, साल भर में कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स जो है न्यूज़ में आते हैं, बहुत बार होता है, और एक न्यूज़ नहीं बहुत बार आते हैं। अगर आप डेली न्यूज़ पढ़ते होंगे तो आपने देखा होगा बेसिकली कुछ मासेकर का न्यूज़ आ गया, कुछ पुराने जो है बेसिकली वॉर के रिलेटेड कुछ न्यूज़ आ गया, वर्ल्ड वॉर के रिलेटेड न्यूज़ आ गया, तो उनसे रिलेटेड भी इवेंट्स बेसिकली सवाल पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। इसीलिए आपको करंट अफेयर से आपको अपडेटेड रहना जरूरी है। ज्योग्राफी के बारे में, ज्योग्राफी में जो होता है आपका वो सारा कुछ इसी इसमें है, कुछ भी छूटा नहीं है आपका। कहे तो फिजिकल ज्योग्राफी हो, ह्यूमन ज्योग्राफी हो, नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ कहाँ है, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, ये सब कुछ हो गया आपका। ज्योग्राफिकल फिनोमिना, चाहे अर्थक्वेक हो, वोल्केनोज हो, साइक्लोन्स हो, कुछ भी। और ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड द लोकेशन, उनका लोकेशन कहाँ है, जैसे कि आइस सीट्स, ये सब का आइडेंटिफिकेशन, ये बहुत बार पूछा गया है। क्लाइमेट चेंज, तो जनरली जो इंपॉर्टेंट फोकस रहता है कि भाई जो ज्योग्राफिकल फीचर्स जो न्यूज़ में आए, जैसे साइक्लोन्स अभी आया आपका बहुत बार, उससे रिलेटेड पूछा सकता है। फिर नेमिंग ऑफ साइक्लोन से पूछा गया था पहले।
तो ये सब चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है कि जो रिसेंटली है, सारे कुछ टॉपिक जो है आपको कि टोटल आप कवर नहीं कर सकते हैं, तो आपको जो रिसेंट जो फिनोमिना है, उससे रिलेटेड आपको बेसिक जानने की भी ज़रूरत है। आपको कुछ रिसेंट फिनोमिना, मान लीजिए साइक्लोन आ गया, इसका आपको बेसिक जानने की ज़रूरत है। साइक्लोन कैसे बनता है भाई? साइक्लोन का डायरेक्शन कैसे होता है डिसाइड? साइक्लोन का नाम कैसे आता है? तो सारी चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है। तो ये हो गया आपका बेसिक प्लस करंट अफेयर। करंट अफेयर से आपको बेसिक की तरफ मूव करना है और उसका पूरा एक जो है नोट्स जो है बना के रखना है। इंडियन सोसाइटी की बात करें या सोशियोलॉजी की बात करें, तो इसमें जो बेसिकली सोसाइटी के हमारे फीचर्स हैं, जैसे कि यूनिटी डाइवर्सिटी हो गया, फैमिली सिस्टम कैसा है, रोल ऑफ वीमेन ये काफ़ी बार पूछा जाता है आपका, पॉपुलेशन एसोसिएटेड इशूज हो गया, आपका अर्बनाइजेशन हो गया, डेमोग्राफी हो गया, एजिंग हो गया, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इशूज हो गए आपके कि पॉवर्टी टाइप्स है क्या है, जिन्हें कंसेप्ट ज़्यादातर नहीं पूछे जाते हैं, जो रिसेंटली मतलब कुछ स्कीम्स आया है उससे रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। अर्बनाइजेशन हो गया आपका, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी इन कम्युनलिज्म, सेकुलरिज्म, नेशनलिज्म एंड सोशल एम्पावरमेंट। तो ये सब टॉपिक्स बेसिकली सोशल इशूज जो है, तो अगर सोशोलॉजी आपका ऑप्शन है तो ये आपको शायद आसान लगे। अदरवाइज जो है बेसिकली ये आपके इसके भी कुछ बुक्स हैं, एनसीईआरटी बेसिक एनसीईआरटी से भी ये काफ़ी कुछ कवर हो जाता है, और ज़्यादातर इसमें अगर आप देखें तो करंट अफेयर रिलेटेड टॉपिक्स ही हैं। तो ये आपका सोसाइटी का ये पूरा पेपर 1 हो गया। इसका भी हम ट्रेंड एनालिसिस ज़्यादा देख लेते हैं, क्योंकि 2013 से ये नया पैटर्न आया है, तो उससे वहाँ से हम देख रहे हैं। आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो अगर आप देखें तो जैसे मैंने कहा, आर्ट एंड कल्चर ज़्यादा उतना मार्क्स नहीं रहता आजकल। हाँ, एक मैं चीज़ बताना भूल गया, जनरली 20 सवाल आते हैं, 20 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें से 10 सवाल जो है 15 नंबर के रहते हैं, और 10 सवाल जो है वो 10 नंबर के होते हैं। टोटल मिला के 250 नंबर हो गया आपका। ठीक है? तो ये पैटर्न है, फॉलो किया जा रहा है। जो पहले 12.5 नंबर के आते थे, उसके बाद ये पैटर्न को चेंज कर दिया गया। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में जो ये नंबर हम देख रहे हैं, हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो फ्रीडम स्ट्रगल ज़्यादा वेटेज रहता है हमेशा से, शुरू से वेटेज अच्छा रहा है इसका। पोस्ट इंडिपेंडेंस उतना नहीं रहता है, आप लिंक नहीं कर सकते उसको आप। वर्ल्ड हिस्ट्री, जैसे मैंने कहा आपको शुरू में ही, एक सवाल जनरली आता है इससे। सोसाइटी सोशोलॉजी की बात करें तो ये क्योंकि करंट इवेंट रिलेटेड रहता है, तो इससे आप कर सकते हैं, अच्छे सवाल आते हैं ज़्यादातर। ज्योग्राफी में भी आपका जो वैसा फिनोमिना है तो उससे रिलेटेड सवाल आते हैं अच्छे। ये मोटा मोटी है, मतलब कि आप जैसे कहें तो वर्ल्ड हिस्ट्री को आप उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपका। आर्ट एंड कल्चर बहुत पाल, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट रहता है इसका, आर्ट एंड कल्चर का बहुत ही बड़ा सिलेबस है, और उसमें सवाल भी अगर हम कहें वेटेज भी बहुत कम रहता है, तो बहुत बार इसको लोग अवॉइड भी करते हैं, उतना ज़्यादा चीज़ पढ़ते नहीं है। तो ये मोटा मोटी पैटर्न से आप एनालाइज कर सकते हैं किस चीज़ पे आपको जो है फोकस करने की ज़रूरत है, किस टॉपिक पे फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है आपको। बात करते हैं सेकंड पेपर की, जिसका नाम है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। इसमें ऐसे आप जान सकते हैं कि ये बेसिकली इनका टॉप टॉपिक है। कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, पॉलिटी हो गया, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशंस। ज़्यादातर ये बेसिकली करंट इवेंट और जो पॉलिटी है उससे रिलेटेड है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन का सारा कुछ हो गया आपका, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग कैसे बना आपका, इवोल्यूशन कैसे हुआ, क्या क्या फीचर्स हैं, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स, इशूज एंड चैलेंजेस, जो फेडरल स्ट्रक्चर का चैलेंजेस, डिवोल्यूशन ऑफ पावर, फाइनेंस, लोकल गवर्नमेंट क्या हो गया, सेपरेशन ऑफ पावर जो हो गया आपका, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कंपेरिजन दूसरे कंट्रीज के साथ, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का फंक्शनिंग, सारा कुछ प्रिविलेजेस, सब कुछ, कमिटी सब, स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, मिनिस्ट्रीज, बहुत मिनिस्ट्री रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, डिपार्टमेंट, प्रेशर ग्रुप, एनजीओ हो गए, उनका रोल क्या है पॉलिटी में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल, मतलब पूरा समझ लीजिए इलेक्शन प्रोसेस जो है, इससे पूछा जा सकता है आपको। अपॉइंटमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो हो गई, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गई, स्टैट्यूटरी बॉडी हो गया, रेगुलेटरी बॉडीज हो गया, क्वासी जुडिशियल बॉडीज हो गया, इनका पूरा स्ट्रक्चर। मान लीजिए कुछ इसमें हो सकता है कि कुछ नए अपॉइंटमेंट्स हुए हों, कुछ कंट्रोवर्सी हो गई हो, तो उनको ज़्यादा आप वेटेज दीजिए, उन बॉडीज़ को, उन इंस्टीट्यूशन को आप ज़्यादा वेटेज दीजिए। गवर्नेंस, जैसा कि जानते हैं गवर्नेंस क्या होगा, कैसे गवर्न होता है, तो उससे रिलेटेड कुछ पॉलिसीज गवर्नमेंट लेके आई नया, डिफरेंट सेक्टर्स में गवर्नमेंट का क्या इंटरवेंशन है, कैसे वो उसमें इंटरवेन कर रही है, क्या पॉलिसी लेके आ रही है, पॉलिसी बनाई है उसमें कोई कंट्रोवर्सी है डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन में, तो उसको आपको बताना है, अगर वो पूछा जा सकता है उससे रिलेटेड। डेवलपमेंट इंडस्ट्री, जैसे कि रोल ऑफ एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, एसोसिएशंस हो गया, डोनर सोसाइटी, इनका क्या रोल है पॉलिटी में, तो ये गवर्नेंस में, जैसे कि पेंडेमिक के समय आपने देखा बहुत सारे आर्टिकल में एनजीओज ने क्या अच्छा रोल किया है। इसके अलावा एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, जैसे ट्रांसपेरेंसी आपका, मान लीजिए आरटीआई आप कर सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी हो गई, आपका ई गवर्नेंस जो मैकेनिज्म्स हैं आपका, अभी के दिनों में बहुत सारा कुछ
गवर्नमेंट ऐप लेके आई है, गवर्नमेंट जो ऑनलाइन जो सिस्टम है वो सब कुछ, सिटीजन चार्टर, ये बेसिकली आरटीआई का पार्ट ही है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इंस्टीट्यूशंस एंड रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी। सोशल जस्टिस की बात करें, सोशल जस्टिस बेसिकली क्या है कि ना, जो वनरेबल सेक्शन और जो पॉपुलेशन है उनसे लिए क्या गवर्नमेंट ने किया है वो टॉपिक्स। तो क्या इस वेलफेयर स्कीम से गवर्नमेंट का वेलफेयर स्कीम जो है वनरेबल सेक्शंस के लिए, सेंटर और स्टेट दोनों का, और परफॉर्मेंस कैसा है इस स्कीम का, मैकेनिज्म, लॉ एंड इंस्टीट्यूशंस एंड बॉडीज कंस्टिट्यूटेड फॉर द प्रोटेक्शन एंड बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। तो इनके लिए जो कुछ बॉडीज बनाई है अपने अलग से, कानून क्या क्या है, कैसे उसको आप कर रहे हैं, सोशल सेक्टर का मैनेजमेंट सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ, एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, और इशू रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर। तो ये बेसिकली प्रीलिम्स में देखा था। तो ये सारे टॉपिक मैंने मतलब कि सोशल जस्टिस जो हो गया आपका उससे रिलेटेड। इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन बेसिकली फॉरेन पॉलिसी जो गवर्नमेंट की है और अलग अलग दूसरे देशों के साथ हमारा क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को आपका हिस्ट्री भी आपको थोड़ा जानने की जरूरत है। हिस्ट्री में क्या होगा, स्टैटिक पार्ट हो गया आपका कि भाई कैसा चला आ रहा रिलेशन जब से इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ है या बहुत बार इंडिपेंडेंस के पहले भी। तो वो आपको थोड़ा जानने की जरूरत है, वो आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा, एनसीईआरटीज में भी बहुत सारे बुक्स हैं उसके लिए। मेन जो इंपॉर्टेंट होता है कि उससे उसको लेकर के आपको, वो तो आपको काम आएगा, आंसर लिखने समय आप उसका इंट्रोडक्शन कुछ दे सकते हैं। साथ ही साथ आपको जो बेसिकली अभी के समय में लास्ट 1-2 सालों में अगर किसी कंट्री के साथ इंडिया का कैसा रिलेशन रहा है, उन पॉइंट्स को आपको कवर करने की जरूरत है, वो आपको आंसर में लिखना होगा। उसी से रिलेटेड सवाल भी आएंगे, चाहे वो इकोनॉमिक रिलेशन हो, चाहे वो सोशल रिलेशन हो, क्योंकि अगर हम कहीं फॉरेन रिलेशन जो है इंडिया का अब मल्टी एक्सपेक्ट्स हो चुका है। पहले सिंगल एक्सपेक्ट्स रिलेशन था पॉलिटिकल, अब मल्टी स्टेक होल्डर्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। इकोनॉमिक हो गया, सोशल हो गया, पॉलिटिकल तो है ही आपका, सिक्योरिटी एक्सपेक्ट्स हो जाता है। तो इन सब एक्सपेक्ट्स को आपको कवर करने की जरूरत है अपने आंसर में। किसी भी देश के साथ आपको इन सब एक्सपेक्ट को देखने की जरूरत है, उस देश के साथ हमारा रिलेशन किन किन एक्सपेक्ट में अच्छा है, किन किन एक्सपेक्ट में खराब है, और जिसमें खराब है उसमें हम क्या कर सकते हैं, जिसमें अच्छा है उसको हम कैसे और अच्छा कर सकते हैं। तो इंडिया इन इट्स नेबरहुड, नेबरहुड के साथ तो रिलेशन है ही। बायलैटरल, रीजनल, ग्लोबल ग्रुपिंग, जैसे बहुत सारी ग्रुपिंग्स होती है, जैसे कि आपका एशियान हो गया, ब्रिक्स हो गया, आपका G20 हो गया। तो ये सब ग्रुपिंग्स और एग्रीमेंट्स जो जिसमें इंडिया इन्वॉल्व है या इंडिया का इंटरेस्ट उससे इफेक्ट हो रहा है, तो जरूरत नहीं सिर्फ इंडिया इन्वॉल्व हो उसी को देखना, आपको बाकी ग्रुपिंग्स को भी आपको देखने की जरूरत है। जैसे एशियान आपका हो गया, एशियान इंडिया इसमें पार्ट नहीं है, बट इसका इफेक्ट काफी है इंडिया के इकोनॉमिक पॉलिसी पे, ट्रेड पे। इफेक्ट ऑफ पॉलिसी इन पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन कंट्रीज टू इंडिया इंटरेस्ट, इंडियन डायस्पोरा। डायस्पोरा क्या होगा बेसिकली, जो लोग जो है इंडियन ओरिजिन के या एनआरआई जो बेसिकली जो बाहर के दूसरे देशों में बसे हुए हैं, सॉरी इंडियन ओरिजिन के लोग या जो है, तो उनका क्या इम्पैक्ट है। काफी अगर हम देखें 10 सालों में एक काफी न्यूज में आया, इंडियन डायस्पोरा का काफी इंपॉर्टेंट रोल हमें देखने को मिला है बहुत चीजों में, चाहे इकोनॉमिक रिलेशन अच्छा करना हो, कुछ हमें कंसेशंस चाहिए हो, उन सब चीज़ों में बेसिकली जो डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा, क्योंकि ये इंडियन डायस्पोरा काफ़ी लार्ज नंबर में अगर हम देखें बहुत सारे देशों में है आज के समय में, और काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे हैं। बहुत जगह तो वहाँ पे पॉलिटिकल पोजीशंस होल्ड किए हुए हैं, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर भी हैं। तो इंडियन डायस्पोरा कैसे हमें हेल्प कर रहा है हमारे फॉरेन पॉलिसी पे, या ओवरऑल इंडिया के तरक्की में, डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करता है, उसको आपको जानने की जरूरत है। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, आपका IMF हो गया, आपका जो UN हो गया, एजेंसीज इन फोड़ा द स्ट्रक्चर मैंडेट, UN सिक्योरिटी काउंसिल हो गई। तो ये सब चीज़ें आपको जानने की जरूरत है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इनका जो है एक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इफेक्ट जो है इंडिया पे पड़ता है। इसी का एनालिसिस फिर से हम करते हैं बेसिकली। तो अब देखें तो ज़्यादातर जो है पॉलिटी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, जैसे हमने कहा कॉन्स्टिट्यूशन और जो भी गवर्नेंस उतना अगर मैं कैसे, लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंस कर पाना उतना बड़ी बात नहीं है। और सोशल जस्टिस जो है नॉर्मली सेम पैटर्न रहता है आपका। इंटरनेशनल रिलेशन जो है जनरली सेम आप देखें पैटर्न में फॉलो होता है, ठीक है। ज़्यादातर जो आपका बेसिकली ये करंट इवेंट रिलेटेड रहता है, पॉलिटी सारा कुछ ही करंट इवेंट रिलेटेड है। पॉलिटी में कुछ बेसिक्स चीज़ें भी आ जाती हैं, इंटरनेशनल रिलेशन ज़्यादातर करंट रिलेटेड ही रहता है। पेपर 3 की तरफ हम मूव करते हैं फ्रेंड्स। पेपर 3 का नाम जो है आपका टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। जिससे आप समझ सकते हैं क्या क्या टॉपिक इसके अंदर में है। इसके अंदर इकोनॉमिक एक तो हो गया, इकोनॉमी हो गया, एग्रीकल्चर आ जाता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ गई, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट आ गया, साथ ही साथ डिजास्टर भी इसमें आ गया आपका, और सिक्योरिटी, नेशनल इंटरनेशनल इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी दोनों। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बात करें तो इकोनॉमिक में सब कुछ आ गया आपका बेसिकली। प्लानिंग जो हमने पहले था अभी नहीं है। रिसोर्सेस हम कैसे मोबिलाइज करते हैं, मतलब बजट प्रोसेस आप समझ सकते हैं, बजट हो गया आपका। डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट को भी यहाँ पे जोड़ दिया गया है। इंक्लूसिव ग्रोथ, ये बेसिकली इंक्लूसिव ग्रोथ हम देखते हैं, इसके इशूज क्या क्या है। बजटिंग प्रोसेस पूरा पूरी, चाहे वो है ना आपका डिफिसिट हो,
आपका जो एक्ट है, FRBM एक्ट हो आपका, या उससे रिलेटेड आरबीआई फिजिकल पॉलिसी हो, मॉनेटरी पॉलिसी हो, सब कुछ इसमें आ जाता है। लैंड रिफॉर्म जो आपने पढ़ा होगा शायद, बेसिक जो है उसका भी रखा गया है। इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन इंडियन इकोनॉमी, लिबरलाइजेशन जो हुआ था आपका 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है, उसको इसमें रखा गया बेसिकली। लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चंस कम ही आते हैं, लेकिन बहुत बार होता है जैसे कि इस साल बेसिकली अगर आपका 20 साल 30 साल हो रहा है लिबरलाइजेशन को, तो उससे आपका सवाल आ सकते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ा इन 20 सालों में 30 सालों में इकोनॉमी पे। चेंज इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इफेक्ट ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंडस्ट्रियल पॉलिसी बहुत बार चेंज हुई है इंडिपेंडेंस के बाद, उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, चाहे वो एनर्जी, पोर्ट, ये सब कुछ है। इन्वेस्टमेंट मॉडल, ऐसा कुछ टॉपिक वाइज नहीं आता है आपका सवाल। बेसिकली रिसेंटली इकोनॉमिक इवेंट जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के, और इकोनॉमिक सर्वे, इसमें बता देता हूँ आपको, इकोनॉमिक सर्वे और बजट, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका इस टॉपिक के लिए। बहुत बार डायरेक्टली जो है बजट से, इकोनॉमिक सर्वे से सवाल आते हैं। इन समय वाले बहुत बार कुछ नए टर्म्स, नई चीजें, कंसेप्ट के बारे में बात की जाती है। बजट के बारे में बहुत बार पूछा जाता है इसमें। बजट जैसे मान लीजिए कुछ स्पेशल थीम पर बेस्ड है, तो उस थीम को आपको पूछा जा सकता है। तो ये आपको जानने की बहुत ही जरूरत है, दोनों को अच्छे से डिटेल में आप जरूर पढ़ें। एग्रीकल्चर, इसमें सब कुछ कवर है आपका। क्रॉपिंग पैटर्न हो, एग्रीकल्चर कैसे इफेक्ट हो रहा है, बेसिकली इरिगेशन सिस्टम है वहाँ पे कैसा, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग जो आपकी हो गई, इशूज एंड रिलेटेड कंस्ट्रेंट, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं एग्रीकल्चर लॉ जो है आपका, जिसका प्रोटेस्ट हो रहा है, तो एक बहुत चांसेज है कि इसके रिलेटेड सवाल आ सकते हैं। डायरेक्ट सवाल नहीं आएगा एग्रीकल्चर लॉ पे आपका, बेसिकली उससे रिलेटेड क्या मार्केटिंग रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, क्या गवर्नमेंट ने किया अभी तक में, क्या इशूज क्या है वहाँ से, वो सब। ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्म, ई टेक्नोलॉजी भी हम देखते हैं बहुत सारा जो है फार्मिंग में आया है, तो उसको भी पूछा जा सकता है। इशू रिलेटेड डायरेक्ट इंडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज, ये फार्म सब्सिडीज की बात है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, पीडीएस सिस्टम जो आपका हो गया, उसका पूरा डिटेल, ऑब्जेक्टिव फंक्शनिंग, रिवैम्पिंग, फूड सिक्योरिटी, ये काफी इंपॉर्टेंट है पेंडेमिक की अगर हम बात करें तो। बफर स्टॉक, फूड सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी मिशन, जो मिशन अगर गवर्नमेंट लेके आई ये नए, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ज़्यादा फोकस होना चाहिए आपका। और एनिमल रियरिंग, लाइव स्टॉक जो आपका है उसके बारे में। फूड प्रोसेसिंग जो फूड प्रोसेसिंग जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है वो, और रिलेटेड इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्री जो होगी आपकी, वो आपका सिग्निफिकेंस, लोकेशन कहाँ होता है, अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम, रिक्वायरमेंट, सप्लाई चेन, मतलब कि इंडस्ट्री बेसिकली एग्रीकल्चर कैसे डेवलप करना है हमें, उससे रिलेटेड उसका क्या क्या इशूज हैं एग्रीकल्चर को लेकर के अलग अलग एरियाज में। और कोई गवर्नमेंट की अगर स्कीम आई है जो कि किसी पर्टिकुलर चीज पे फोकस कर रही है, तो उस इशू को भी आपको देखने की जरूरत है, उस स्कीम को भी एनालाइज करने की जरूरत है, और स्कीम का पॉजिटिव निगेटिव सब कुछ आपको रखने की जरूरत है समझ करके। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बेसिकली करंट रिलेटेड कुछ आता है, ज़्यादा कुछ वैसा नहीं आता है इसमें इंपॉर्टेंट। डेवलपमेंट एप्लीकेशंस एंड इफेक्ट इन एवरीडे लाइफ, इंडियंस अचीवमेंट ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इंडियनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी, कुछ टेक्नोलॉजी इंडियनाइजेशन हुआ है तो उसको। और ये आपका इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, आईटी, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इशू रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर, इसका हमारा अलग से वीडियो उसको आप देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें बेसिकली ब्रॉड कैटेगरी कवर के लिए। बहुत बार रैंसमवेयर, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर आपका सवाल आ सकता है, अगर कुछ न्यूज़ में रहा तो वो सब चीज़ें आ सकती है इसमें। बायोडाइवर्सिटी इन्वायरमेंट ज़्यादा कुछ लिखा नहीं गया, बट ओवरऑल जो है कुछ नया, मतलब डिजर्टिफिकेशन हो गया, कुछ डिग्रेडेशन है, क्लाइमेट चेंज पर रिलेटेड कुछ है, वो सब पूछा जा सकता है। और डिजास्टर तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही आपका। डिजास्टर, प्री डिजास्टर, पोस्ट डिजास्टर, डिजास्टर कितने आए हैं, कोई नया डिजास्टर से आया, साइक्लोन जैसे हमने देखा, तो उसमें क्या गवर्नमेंट ने किया है, क्या जरूरत है करने की, वो सारा कुछ आपको जानने की जरूरत है। सिक्योरिटी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट भी ये भी है आपका। लिंकेज बिल्कुल डेवलपमेंट स्पीड एस्टिमेशन, ये स्टैटिक हो गया एक तरह से टॉपिक, इतना करंट नहीं है इसमें। ये जो आपका रोल ऑफ एक्सटर्नल एक्टर्स एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी के रिलेटेड आपको पूछा जा सकता है। कम्युनिकेशन नेटवर्क, रोल ऑफ मीडिया क्या है, सोशल मीडिया भी इसमें आ गया आपका, सोशल नेटवर्क के साइट्स भी आ गए, इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस में इनका क्या रोल है। बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी हो गया आपका, मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन, ये भी है आपका। सिक्योरिटी चैलेंजेस मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज, तो एक्सटर्नल सिक्योरिटी हम कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में। और बहुत सारे सिक्योरिटी फोर्सेज और एजेंसीज है, उनके क्या मैंडेट है उनके बारे में, चाहे वो आर्म फोर्सेज हो, पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, उनके बारे में। तो ट्रेंड अब देख लेते हैं थोड़ा सा, मतलब क्रिकेट किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस जनरली आते हैं, क्या रहा है ट्रेंड। इकोनॉमिक्स से मोटा मोटी सेम ही पैटर्न रहता है आपका, थोड़ा इधर से कम हुआ है, लेकिन ये फिर भी इंपॉर्टेंट है मैं कहूँगा। एग्रीकल्चर, रिसेंटली क्योंकि कुछ फेनोमिना हुए तो उसके कारण आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं इससे रिलेटेड। साइंस टेक्नोलॉजी उतना इंपॉर्टेंट से मैंने कहा आपको नहीं रहता है ज़्यादातर, अगर कुछ करंटली कुछ हुआ है उससे रिलेटेड सवाल आ सकते हैं, अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्वायरमेंट स्टैटिक ही रहा है आपका जनरली देखे,
तो सॉरी स्टैटिक मतलब कि उतना ही सवाल आए जनरली। सिक्योरिटी जो है ये फ्लक्चुएट करता रहता है, लेकिन उतने भी उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। पेपर 4 जो आखिरी पेपर आपका एथिक्स जो है, एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये बेसिकली क्या है, इसमें जो नोटिफिकेशन में कहा जाता है, इंक्लूड क्वेश्चन टू टेस्ट कैंडिडेट्स एटीट्यूड एंड अप्रोच टू इश्यूज रिलेटिंग टू इंटीग्रिटी, प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ एंड इज प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। तो ये मोटा मोटी गवर्नमेंट का एक नया जो फोकस था यूपीएससी का, कि भाई आप कैसे जो है कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स आपको दिया जाएगा वहाँ पे केस स्टडीज, उसमें आपका क्या सोच होती है, आप कैसे उसको एक्ट करते हैं वहाँ पर एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। अगर आप आईएएस बनते हैं तो आप कैसे वहाँ पे उस चीज़ों को टैकल करेंगे, वो आपकी जानने की कोशिश होती है इस पेपर में। To various issues and conflicts faced by him in dealing with society. Question may utilize the case study approach to determine the aspects. तो केस स्टडी ज़्यादातर इसमें देखने को मिलता है। सिलेबस अगर हम देखें तो सिलेबस शुरू में ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट था, लेकिन ये आपको आंसर लिखने में मदद करता है। ये जो टर्म्स है इसमें बेसिकली, अगर आप सिलेबस पढ़ेंगे तो जो टर्म्स इसमें यूज हुए हैं उसको आप यूज करके अपने केस स्टडी का जो सॉल्यूशन है उसमें आप इन टर्म्स को आप लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसेंस डिटर्मिनेशन ऑफ कंसिक्वेंस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन, एथिक्स क्या होता है प्राइवेट या पब्लिक रिलेशंस में, ह्यूमन वैल्यूज हो गई, ग्रेट लीडर्स का टीचिंग क्या है, चाहे वो गांधी जी हो चाहे इंटरनेशनल मार्टिन लूथर किंग हो, सबका आपको जानने की जरूरत है। रोल ऑफ फैमिली इन सोसाइटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इनकलकेटिंग वैल्यूज। एटीट्यूड आपका कैसा है उसके बारे में, मॉरल एटीट्यूड, पॉलिटिकल एटीट्यूड, सोशल इन्फ्लुएंसेस। एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशन वैल्यूज इन सोसाइटी, इंटीग्रिटी जैसे हो गया, इम्पार्शियलिटी हो गया, नॉन पार्टिसिपेशन हो गया, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, इम्पैथी दूसरे कम्युनिटी की तरफ में, टॉलरेंस आपके ऊपर। मतलब बेसिकली जो एक आईएएस में या सिविल सर्वेंट में जो एटीट्यूड होना चाहिए, जो क्वालिटी होनी चाहिए, उसको यहाँ पे सिलेबस में रखा गया है, ताकि आप उन चीज़ों को पढ़ करके अपने अंदर इनकलकेट कर सके, या आंसर में आपको लिखना होगा कि आपके अंदर वो एटीट्यूड है या नहीं है। इमोशनल इंटेलिजेंस का हो गया कंसेप्ट। मोरल थिंकर्स और फिलोसफर्स जो है उनके थिंकिंग को थोड़ा बहुत, पूरा नहीं, बहुत सारे मोरल फिलोसफर उतने पढ़ने बैठेंगे आप तो टाइम ही नहीं आपका खत्म हो जाएगा। तो कुछ कुछ आपको जो मोटा मोटी लेना है उससे। और पब्लिक सिविल सर्विसेज वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या एथिक्स है, डायलेमाज क्या हो सकता है, बहुत बड़ा डायलेमा में गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, क्या करें नहीं करें। लॉज रूल एंड रेगुलेशंस कंसाइंस है सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस, एथिकल गाइडेंस के लिए क्या क्या रूल है, क्या क्या गाइडेंस है। अकाउंटेबिलिटी, एथिकल गवर्नेंस, स्ट्रेंथिंग ऑफ एथिकल एंड मोरल वैल्यूज इन गवर्नेंस। तो मोटा हमने कहा कि गवर्नेंस में एथिक्स का क्या रोल है, उसको आपको एथिकल वैल्यूज, जो बेसिकली गवर्नेंस का जो रूल्स है, जो वैल्यूज आपके पास होनी चाहिए एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट, उसको यहाँ पे रखा गया है। और वो आपसे एग्जाम के थ्रू आपसे जानने की यहाँ पे कोशिश होती है। ज़्यादातर यहाँ पे जो होता है आपका केस स्टडी के तौर पे सवाल दिए जाते हैं, उसको आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग बेसिकली आपको जो है वहाँ पर करना होगा, उसको बताना होगा हम यहाँ होते तो क्या हमारा अप्रोच होता। देखने की बात है कि आपने किस वैल्यू को आपने वहाँ पे यूज किया है, किस वैल्यू को आपने वहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है उस सिनेरियो में, ये आपको बताने की ज़रूरत है। ये मोटा मोटा एथिक्स का है आपका। तो फ्रेंड्स ये था सिलेबस पूरा डिटेल में। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। सिलेबस को कि किसी भी एग्जाम के लिए उसका सिलेबस, उसके एग्जाम का पैटर्न जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है। उसके बिना आप उस एग्जाम को अगर अटेम्प्ट करने जाते हैं तो आप जो है एक गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो इसीलिए सिलेबस को आप जरूर फिर से, आप अगर आप समझ में नहीं आया तो सिलेबस को फिर से आप इस वीडियो को देखें और इस सिलेबस को समझने की कोशिश करें। एग्जाम में कितने कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर को आप जरूर देखें और आगे की वीडियो को भी आप जरूर देखें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो में हम जो है बुक्स की चर्चा करेंगे, कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, चाहे वो एनसीईआरटी की बुक हो या बाकी बुक्स, आपको कौन सी बुक पढ़नी है एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सब्सक्राइब जरूर आप करें चैनल।